नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को बिना किसी देरी के। जितनी भी हमारी वीडियो आती हैं अगर आपने वो नहीं देखी है तो टेक्निकल फादर की जो प्लेलिस्ट है आप वहां पर जाकर उन्हें देख सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। जितनी भी वीडियो आती हैं उनके जो PDF नोट्स होते हैं अगर आप वो लेना चाहते हो बने बनाए तो यहाँ पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो जो हमारा आज का लेक्चर है वो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर है, उसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जो इसका लास्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, वो कल आया था। तो आप लोगों ने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार जाकर उसे देख लें ताकि आज के लेक्चर से आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है। लास्ट के लेक्चर में हमने पॉलीमर के बारे में जाना था। पॉलीमर को हमने डिवाइड किया था कि पॉली और प्लस मर, तो उन दोनों की जो चीज़ जाना था हमने कि वो क्या क्या होता है। पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे यानी कि मैनी, और जो मर्स का मतलब होता है वो हमने यूनिट देखी थी, पार्ट देखे थे, या मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो आज जो हम देखने वाले हैं वो क्लासिफिकेशन और पॉलीमर देखने वाले कि जो पॉलीमर होता है उनका जो क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण होता है वो कितने भागों में किया जाता है और किन किन को बेस मानकर उसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो आज हम देखने वाले हैं। नंबर 1, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। जो पॉलीमर जो हमें प्राप्त हुआ है उसका जो ओरिजिन था, उसका जो उद्गमन था वो हमें कहाँ से मिला था, उसका जो सोर्स था वो कहाँ से था, या उसकी जो अवेलेबिलिटी है किस में, प्रकृति में, नेचर में उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो क्या है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। उसकी जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फॉर्मूला है, उसकी जो शेप है, उसके बेस पे हम जो पॉलीमर है उसे कितने भागों में डिवाइड करते हैं और कौन कौन से उसके फर्दर जो डिवाइड होते हैं वो कौन कौन से पार्ट होते हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर। मोनोमर के बेस पे भी हम उसे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा था, साइनोटैक्टिक, एटैक्टिक, आइसोटैक्टिक, ये तीनों चीज़ें हम अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ये भी देखने वाले हैं कि जो साइनोटैक्टिक होता है उसमें जो पॉलीमर की स्ट्रक्चर होती है, चैन होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है। आइसोटैक्टिक होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है। साइनोटैक्टिक है या अटैक्टिक है, इन तीनों में क्या क्या डिफरेंस पॉलीमर की चैन में होता है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रामोलिकुलर फोर्स। ठीक है, जैसे आप लोगों ने फोर्स के बारे में सुना ही होगा केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो जैसे वंडरवाल वीक फोर्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, कॉम्प्लेक्स बॉन्ड होता है। तो ये काफ़ी सारे बॉन्ड होते हैं और ये जो बॉन्ड होते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंटरव्यू के लिए यहाँ पर है कि अगर आप लोगों से इंटरव्यू में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जो पॉलीमर की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो किसके आधार पर डिस्कस की जाती है, किसके आधार पर तय होती है, ठीक है, फिक्स होती है, तो आप लोगों का आंसर ये होना चाहिए, ये आप नोट भी कर सकते हो कि जो पॉलीमर की मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है इंट्रामोलिकुलर फोर्स। जो उसके मोनोमर होते हैं, उसके जो एलिमेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में कौन सा इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो अप्लाई हो रहा है, वही तय करता है कि आपका जो पॉलीमर है उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या रहने वाली है। जैसे मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, अगर आपके सामने कोई वंडरवाल फोर्स है, वीक वंडरवाल फोर्स किसी मॉलिक्यूल के बीच में है, मॉलिक्यूल्स के बीच में है, तो वो जो पॉलीमर होगा वो इलास्टिसिटी, इलास्टोमर कहलाएगा, यानी कि उसके बीच में क्या होगा, फोर्स जो होगा वो वीक होता है, तो इसलिए वो इलास्टिक, उसमें जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा होती है, वो इलास्टोमर कहलाता है, यानी कि एक रबड़ की फॉर्म में वो हमें मिलता है। और जब रबड़ की फॉर्म में हमें मिलेगा तो उसकी टेंसाइल वो वीक होगी, मेल्टिंग पॉइंट वीक होगा, तो ये सारी चीज़ें उसमें वीक देखने को मिलेंगी। जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की या कोवलेंट बॉन्ड की, तो जब ये दोनों में से कोई सा भी जो बॉन्ड है वो मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगी वो बहुत अच्छी होगी, यानी कि टेंसाइल, हाई टेंसाइल होगी, हाई डेंसिटी होगी, और हाई इसका क्या होगा, जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इसका हाई रहने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो पॉलीमर है उसके बीच में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स है वो कौन सा अप्लाई हो रहा है, कौन सा काम कर रहा है। तो नंबर 1 देखते हैं हम, किसके बेस पर, ओरिजिन के बेस पर, सोर्स के बेस पर।
सबसे पहले आता है, इसे हम डिवाइड करते हैं दो भागों में कि प्रकृति में कोई भी पॉलीमर हमें किस रूप में मिलता है, किस सोर्स से मिलता है, उसे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। नेचुरल पॉलीमर या प्राकृतिक बहुलक, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, बहुलक। सिंथेटिक पॉलीमर या कृत्रिम बहुलक। प्राकृतिक जो हमें या तो पेड़ों से मिलता हो या फिर जानवरों से मिलता हो, ठीक है। और जो कृत्रिम होता है जो लैब द्वारा बनाया जाता है या औद्योगिक स्तर पर बनाया जाता है, उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक या कृत्रिम बहुलक, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरल पॉलीमर प्राकृतिक बहुलक। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस पॉलीमर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, ठीक है, प्रकृति से प्राप्त होता है हमें, जैसे प्लांट एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर, ठीक है। ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन है, आप इसे नोट भी कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो स्टार्च है, ये क्या है, एक नेचुरल पॉलीमर है, सॉरी सेलुलोस है, ये भी एक नेचुरल पॉलीमर है। प्रोटीन्स, ये भी नेचुरल पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड है, ये भी नेचुरल पॉलीमर है। और नेचुरल रबड़ भी नेचुरल पॉलीमर में ही आती है। तो इतने सारे एग्जाम्पल, जब आपसे इंटरव्यू वगैरह में कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि जो कृत्रिम प्लास्टिक होते हैं या पॉलीमर होते हैं या फिर जो आपके नेचुरल पॉलीमर होते हैं, उनके कुछ एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे जाते हैं, तो ये इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए हैं। इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल आप वहाँ पर उन्हें दे सकते हो आंसर में। देखते हैं स्टार्च के बारे में, जो इसका एक एग्जाम्पल था। स्टार इज़ ए पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, ठीक है। जो स्टार्च बनाया जाता है वो अल्फा ग्लूकोज के द्वारा बनाया जाता है। तो इसकी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, अल्फा ग्लूकोज हम लोग लेते हैं और अल्फा ग्लूकोज जो होता है वो एक मोनोमर होता है। मोनोमर मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ कि मोनोमर क्या होते हैं और पॉलीमर क्या होते हैं, मैं दोनों ही डिस्कस कर चुका हूँ, वो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। जब हम अल्फा ग्लूकोज लेते हैं और उसकी एक रिएक्शन कराते हैं जिसका नाम होता है पॉलीमराइजेशन, अगर हम हिंदी में इसकी बात करेंगे तो इसे बोलते हैं बहुलीकरण, ठीक है। कहीं भी एग्जाम में अगर आ जाता है बहुलीकरण लिखा हुआ तो आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो पॉलीमराइजेशन करने के बाद में आप लोगों को स्टार्च प्राप्त हो जाता है और ये क्या है, एक पॉलीमर है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सेलुलोस। सेलुलोस हमें कहाँ से प्राप्त होता है, सेलुलोस इज़ अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, ठीक है। ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, बीटा ग्लूकोज से प्राप्त होता है। कौन सी रिएक्शन के द्वारा, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन द्वारा हमें सेलुलोस प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर हम बीटा ग्लूकोज लेते हैं जो एक मोनोमर है, यानी कि एक सिंगल यूनिट आप इसलिए इसे कह सकते हो। पॉलीमराइजेशन सेलुलोस यहाँ पर आप लोगों को प्राप्त होता है और ये क्या है, एक पॉलीमर है। तो अभी तक हमने दो देख लिए हैं, एक हमने स्टार्च देख लिया है और दूसरा हमने ग्लूकोज देख लिया है। सॉरी, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज फॉर्म बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। अब बात आती है कि जो अल्फा और बीटा ग्लूकोज है ये हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, जो आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जिसे प्रकाश संश्लेषण क्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। ये सूर्य के द्वारा होती है, तो इसलिए ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, बीटा और अल्फा, ये हमें फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उससे हमें प्राप्त होते हैं। अब बात करते हैं अमीनो एसिड की, ठीक है। तो हम अमीनो एसिड लेते हैं, ये एक मोनोमर है, इसका हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं। उसके बाद में हमें क्या प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है, ठीक है। और प्रोटीन क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, ठीक। कुछ नोट्स में हम देख लेते हैं, जो प्रोटीन होता है यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है, ठीक है, अमीनो एसिड हम जिसे बोलते हैं, अमीनो एसिड जो होता है उसमें लगभग 10,000 से 20,000 रिपीटेड यूनिट होती हैं किसकी, अमीनो एसिड टू मेक प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन को बनाने के लिए रिपीटेड यूनिट कितनी होती है, 10,000 से 20,000 लगभग होती हैं किसकी, अमीनो एसिड की, तब हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि हमें प्रोटीन कहाँ से प्राप्त होता है और किस अभिक्रिया के द्वारा या रिएक्शन के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इसके बाद में देखते हैं न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो न्यूक्लिक एसिड जो हमें प्राप्त होता है वो न्यूक्लियोटाइड से प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें आरएनए और डीएनए आप लोगों को इसमें मिल सकते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, पाए जाते हैं इसमें। और ये एक मोनोमर है। और जब हम इसका क्या कराते हैं, न्यूक्लियोटाइड का जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें न्यूक्लिक एसिड प्राप्त होता है और ये क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। इसके बाद में हमारा एग्जाम्पल था नेचुरल रबड़ का।
अब जब नेचुरल रबड़ की हम बात करते हैं तो नेचुरल रबड़ हमें कैसे प्राप्त होती है वो भी हम देख लेते हैं। जो नेचुरल रबड़ इज ए मेड फ्रॉम द आइसोप्रीन विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रबड़ प्लांट। ठीक है, ये कहाँ से प्राप्त होती है हमें? जो रबड़ के पौधे होते हैं वहाँ से हमें ये प्राप्त होती है। जब हम रबड़ के पौधे से रबड़ डायरेक्ट प्राप्त हमें नहीं होती, वो किसकी फॉर्म में प्राप्त होती है? आइसोप्रीन की फॉर्म में प्राप्त होती है। उसका जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो जब हमें क्या मिलता है? नेचुरल रबड़ मिलती है। ठीक है, आइसोप्रीन का कई बार नाम दे दिया जाता है एग्जाम में कि इसका नाम ये दे दिया जाएगा और आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, या इससे हम नेचुरल रबड़ बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, या इससे बन सकती है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार किया जा सकता है। तो आइसोप्रीन का जो ये नाम होता है, एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं IUPAC नाम। ठीक है, IUPAC पत्ती में ये नाम लिखा हुआ है 2-मिथाइल 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है, तो ये IUPAC में एक पद्धति में नाम है, इसे भी आप नोट कर सकते हो ताकि किसी भी एग्जाम में अगर आप लोगों को मिलता है तो आप इससे भली भांति परिचित हों और वहाँ पर आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को सही कर लें। तो इससे क्या मिलती है आपको? नेचुरल रबड़ आप लोगों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या देखा? आज हम लोगों ने क्लासिफिकेशन का जो एक पॉइंट था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। किसके बेस पर? ओरिजिन के बेस पर, सोर्स के बेस पर। उसका जो फर्स्ट पार्ट था नेचुरल पॉलीमर, वो आज हम लोगों ने देख लिया है। इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम जो डिस्कस करेंगे, सेकंड वाला डिस्कस करेंगे, यानी कि सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या होती है, वो कैसे बनाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम लास्ट के लेक्चर में जो आएगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमें लेक्चर को यहीं रोकना पड़ेगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं। और ये जो नोट्स हम यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ये लेना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके इन्हें ले भी सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।